नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिका के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। स्पेशल एडिशन इसलिए क्योंकि आज का दिन स्पेशल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76 सेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा, पाकिस्तान चीन का नाम लिए बिना उन पर करारा प्रहार किया। आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करने वाले देशों से कहा कि वो अब सावधान हो जाएं, क्योंकि वो देश भी आतंक की चपेट में आ सकते हैं जो इसे एक टूल बनाकर खेलते हैं। ये संदेश सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए था। समुद्री सीमा और समुद्री रिसोर्सेज के इस्तेमाल को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हमें तय करना होगा कि उसका यूज हो या अब्यूज। ये संदेश सीधे तौर पर चीन को था। प्रधानमंत्री ने यूएनजीए के मंच से तालिबान का नाम एक बार भी नहीं लिया, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों के मानवाधिकार की बात करके सीधा सीधा तालिबान पर सवाल किया। वो तालिबान जिसकी तारीफ इसी यूएन महासभा में एक दिन पहले इमरान खान कर चुके थे। आपको सुनाते हैं किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान और तालिबान पर निशाना साधा। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। अध्यक्ष महोदय, आज हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है, लेकिन बदलते हुए विश्व में टेक्नोलॉजी विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। भारतीय मूल के डॉक्टर्स, इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स किसी भी देश में रहें, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य उन्हें मानवता की सेवा में जुटे रहने की प्रेरणा। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। प्रधानमंत्री की बातों से आज कहीं ना कहीं अगर भारत में कुछ उनके जो क्रिटिक्स हैं उनको मैसेज गया है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के सारे सुपर पावर्स को भी मैसेज गया होगा। और आइए इस सब पर चर्चा करने के लिए मैं आपको मिलवाती हूं अपने एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्मिता प्रकाश, एडिटर ANI, प्रभु दयाल जी, फॉर्मर डिप्लोमैट, अब्दुल समद याकूब, लीडर हैं PTI के, मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं GVL नरसिम्हा राव, BJP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से।
स्मिता प्रकाश, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या था? जहां प्रधानमंत्री ने विश्व को एक संदेश दिया, वहां प्रधानमंत्री ने काफी ऐसे संदेश भारत में ऑपोजिशन पार्टीज और उनके जो क्रिटिक्स हैं उनको भी दिया। आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे थे तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, चाइना से डरते हैं, 56 इंच छाती, चाइना से डरते हैं। आज बिना चाइना का नाम लिए प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर चाइना पर वार किया। ही एम्बैरेस्ड और शेम्ड चाइना, जब उन्होंने कहा कि एक रिग्रेसिव थिंकिंग की पॉलिटिक्स जो करते हैं और जो ओशन रिसोर्सेज को अब्यूज करते हैं। जब उन्होंने कहा ओशन रिसोर्सेज को अब्यूज कौन सा मुल्क कर रहा है आज, जाहिर सी बात है कि सब जानते हैं, मुल्क में सब दुनिया में सब जानते हैं कि साउथ पैसिफिक सी, साउथ ईस्ट एशिया में इट इज चाइना विच इज डूइंग एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और वो ओशंस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि एक्सपेंशन एंड एक्सक्लूजन का दौड़, इन्होंने प्रधानमंत्री ने जब इस टर्म को इस्तेमाल किया, एक्सपेंशन एंड एक्सक्लूजन, ये कौन कर रहा है और ओशंस का गलत इस्तेमाल कौन कर रहा है इस पॉलिसी के तहत? वो चाइना कर रहा था। तो जहां वो यूएनजीए में चाइना की तरफ इशारा कर रहे थे, वो डोमेस्टिक ऑडियंस को भी एड्रेस कर रहे थे कि बिना नाम लिए उन्होंने चाइना को शेम किया। एक बात वो। दूसरी बात जो कल इमरान खान की स्पीच को लेकर था, जो एक झूठ और फरेब की जो फैक्ट्री है पाकिस्तान, उसको एम्बॉडी कर रहा था वो स्पीच इमरान खान का। और चाहे ये कठपुतली प्रधानमंत्री हो, वजीर आजम हो, या फिर पहले के प्रधानमंत्री हो, इनके वो सब एक ही राग अलापते हैं, वो है कश्मीर। और आज आपके पैनल में थोड़ी देर पहले खालिस्तान का जिक्र भी किया। शायद पेरोल पर हैं ये पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स जो भारतीय चैनल्स पर आते हैं और अब खालिस्तान का जिक्र करते हैं। यहाँ पे खालिस्तान का जिक्र तो होता नहीं भारत में, शायद कनाडा में होता होगा या फिर लाहौर में आप उनको जगह दे दीजिए जहां पर ये खालिस्तान पनपता है। तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो, उन्होंने जब कहा कि अफगानिस्तान की भूमि को है जो किसी को अपने किसी मुल्क को अपने पर्सनल एजेंडा को फर्दर करने के लिए, अपने पर्सनल गोल्स को फर्दर करने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और पूरी दुनिया का जो है नजरिया बदलना चाहिए अफगानिस्तान को लेकर, तब उन्होंने पाकिस्तान को भी ही शेम्ड पाकिस्तान इन डूइंग दैट। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि जब उन्होंने स्पीच शुरू ही किया तो उन्होंने डेमोक्रेसी की बात कही। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। और जब ये टर्म इस्तेमाल किया उन्होंने, ये सिर्फ बाकी मुल्कों में जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में नहीं, भारत में जो डेमोक्रेसी है, भारत को एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा। जो तो हमारे बारे में जो लोग हमको नसीहत देते हैं भारत के लिए कि आपकी जो जमहूरियत की जो आवाजें हैं उन्हें आप कुचले नहीं, ओबामा से लेकर कमला हैरिस तक सटल मैसेजिंग करते हैं हमारे को, एक साइड बाब्स देते हैं। उनके मुल्क में कहां पर डेमोक्रेसी है जो हमको डेमोक्रेसी की नसीहत देते हैं? किसी भी मुल्क में। क्या हम जाके बर्मा को बोलते हैं कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है, या चाइना को बोलते हैं? नहीं, आपके मुल्क में जो आप करना चाहे करें, हमारे मुल्क को आप डेमोक्रेसी की सीख ना सिखाएं। उन्होंने अब एक पर्सनल नोट में कहा कि हमारी डेमोक्रेसी की बात है, हमारी लोकतंत्र की स्ट्रेंथ है, ये की डाइवर्सिटी की एक स्ट्रेंथ है कि एक टी सेलर जो है आज चौथी बार यूएनजीए में बोल रहा है। उन्होंने अपने 20 साल के पब्लिक सर्विस को भी आज उन्होंने दर्शाया यूएनजीए में। सो आई थिंक देयर वर मेनी मैसेजेस, सटल मैसेजेस, बिना नाम लिए लोगों को शर्मनाक किया। हुए कि नहीं वो लोग आइए पूछते हैं याकूब साहब से। याकूब साहब, प्रधानमंत्री को आपका नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आपको जवाब देने के लिए तो हमारी रिप्रेजेंटेटिव जो यूएन में जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया इमरान खान साहब के एड्रेस को, वो स्नेहा दुबे ने ही आज विश्व को बता दिया कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ याकूब साहब, टेरर का कोई देश नहीं होता, कोई हुकूमत नहीं होती, और उसका धर्म सिर्फ एक है कि जितने मासूम लोग हैं, जितने निर्दोष लोग हैं, वो उनको टारगेट करता है।
ये एक छोटी सी बात है याकूब साहब जो शायद पाकिस्तान के समझ में नहीं आती, या पाकिस्तान इसे समझना इसीलिए नहीं चाहता क्योंकि उनके पास और कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। आपके देश में ना तरक्की हो रही है, आपके मुल्क में ना कोविड से लड़ने की या साइंटिफिक निजात करने की, ना किसी तरह की वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने की, किसी भी फील्ड में अगर पूछा जाए तो आप कहीं आगे बड़े हैं, कुछ आपने विश्व को अचीव करके दिखाया हो, कोई विकास हुआ हो, कोई डेवलपमेंट हुई हो, ये सारी कहानी आपके पास कहने के लिए है नहीं। इसलिए टेरर आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है। अफगानिस्तान, तालिबान, ये सब आपको लगता है कि इस्तेमाल होने चाहिए, और आपके यहाँ अपना होम ग्रोन इतना असला बारूद, यही सब है पाकिस्तान की अचीवमेंट्स। मैं पूछना चाहती हूँ याकूब, इंसानी तौर पर वहाँ के मुल्क के लोगों के बारे में सोचकर आपको नहीं लगता कि मुल्क के जो लोग हैं परेशान हो चुके हैं टेरर के इस खेल से, और पाकिस्तान को शायद अपने आप को री इन्वेंट करने की ज़रूरत है? निविका जी, मेरे नज़दीक तो आप जो है ना वो इंडिया में सबसे मोस्ट क्रेडिबल एंकर हैं। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आपने अपने क्वेश्चन को ज़रा सिंप्लीफाई किया होता और सिर्फ इस हद तक पूछा होता कि मैं उनकी मोदी साहब की जो स्पीच है उस पर कमेंट कर दूं तो मेरे लिए भी ज़रा आसान होता, लेकिन फिर आप मुझे पार्टी बना देती हैं जब आप इतनी ज़्यादा बातें पाकिस्तान के ऊपर कर देती हैं। सो मैं अभी आपके क्वेश्चन पे नहीं जाता, मैं पहले मोदी साहब की जो स्पीच है उसके ऊपर अपना कमेंट कर देता हूँ। ओवरऑल जो उसकी फ्रंट फेस वैल्यू है, क्वेश्चन से आपको डर लगता है क्योंकि यह सवाल पब्लिक और मुल्क की, हमारे मुल्क की पब्लिक आपसे पूछ रही है, शायद आपके मुल्क की पब्लिक भी पूछ रही होगी, लेकिन शायद ये आवाज आपके कानों तक पहुंचती नहीं। अगर आप मुझे नविका जी, अगर आप मुझे इसी तरीके से अनइंटरप्रेटेड टाइम 1 मिनट का दे दे जिस आपने पिछली गेस्ट को दिया, तो मैं बड़ी अपनी, मैं कोई आपके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल आपको एक अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन, जो मोदी साहब की फ्रंट फेस वैल्यू जो स्पीच थी बहुत बैलेंस थी, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी बैलेंस स्पीच थी। उन्होंने वैक्सीन के वाले से अपनी इंडिया के सॉफ्ट पावर की बात की, फिर उन्होंने जो सीज की बात की वो क्वाड के हवाले से थी, इंडिया जो चाइना को टैटर करने के हवाले से साउथ चाइना सी के हवाले से थी, इंडो पैसिफिक सी के हवाले से थी, वो सारी बातें जो उन्होंने घरों की बात की, वो उन्होंने अपनी प्रॉस्पेरिटी की बात की कि इंडिया किस तरीके से आगे लेके जा रहा है। फिर अगर उन्होंने तालिबान उधर अफगानिस्तान की में अगर ह्यूमन राइट्स की बात की, ह्यूमन राइट्स की बात की है, वही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की थी ह्यूमन राइट्स की, जो इंडिया में अगर कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, जिसके सिर्फ एक ही मुद्दा था ना प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान का, जिस पे इंडिया को बड़ी तकलीफ हुई है, अदरवाइज तो इमरान खान की स्पीच बड़ी बैलेंस थी, उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए था क्लाइमेट चेंज के वाले से। बहरहाल खैर, मैं यहाँ पे आता हूँ, मोदी साहब ने बात की कि जी यहाँ आतंकवाद को पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पूरी दुनिया को नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए और इंडिया को भी नहीं करना चाहिए। कि जो वो आप कहते हैं कि जी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अगर टेररिज्म की डेफिनेशन में आती है तो स्टेट टेररिज्म भी होती है, उसमें अगर आप टेररिज्म की डेफिनेशन में जाएं तो स्टेट भी टेररिस्ट हो सकती है या टेररिस्ट कंडक्ट कर सकती है। तो लिहाजा मैं अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर ये जरा कंट्रोवर्शियल हो जाऊंगा, मैं मुझे टॉलरेट नहीं करेंगे। तो इंडिया को भी चाहिए कि जहां पे वो अगर कोई रोल प्ले कर रहा है एज अ स्टेट टेररिज्म किसी अपनी टेररिज्म करता है तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। शायद आप भी अपने वजीर आजम इमरान खान की तरह जो इस वक्त ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, और उन्होंने कहा था कि यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने मुजाहिदीन को फाउंडिंग फादर्स से कंपेयर किया था, फेक न्यूज़ का सहारा लिया था उन्होंने। ये मैं नहीं कह रही, ये सोशल मीडिया पे आप ही के मुल्क के लोग कह रहे हैं, और ये ट्रोल हो रहा है इस वक्त ट्विटर पे अगर आप जाके देखें, और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि प्रधानमंत्री जो आपके हैं खान साहब रेफर्स टू अ फेक न्यूज़ आइटम टू लॉन्च पाकिस्तान केस एट सच अ प्रेस्टिजियस फोरम, हु रोट हिज स्पीच,
fire this person who wrote his speech. So GVL Narasimha Rao, आज जो याकूब साहब कह रहे हैं जग हंसाई, इनका आप 2010 का कोई भी वजीर आजम हो, कोई भी पार्टी रूल कर रही हो, 2010 में भी ये कश्मीर 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 करते थे, 2021 में भी कर रहे हैं, शायद 1995 में भी यही स्पीच रही होगी। वो कट कॉपी पेस्ट होती है और हर साल वहाँ UNGA में पेश हो जाती है। ना कोई सोचता है, ना कोई चेक करता है, ना कोई देखता है, ना कोई आगे बढ़ने की बात करता है, क्योंकि पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कुछ लेना देना ही नहीं है, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है अपने मुल्क को आगे बढ़ाने से। और हर वक्त एक ही कहानी कि बस कश्मीर हमारा है और टेरर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया वैक्सीन मैत्री कर रहा है, वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है। टेरर की एक्सपर्टीज जो एक्सपोर्ट करने की है वो सिर्फ आपके पास है और अब आपको अफगानिस्तान से मदद मिलेगी। आप मेरी बात से सहमत हैं GVL नरसिम्हा राव जी? नहीं नाविका जी, देखिए भारत और भारत के नेता और खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी के आज जनरल असेंबली में उनका चौथा भाषण था। पहले हम पाकिस्तान की जिक्र भी नहीं करते थे, ऐसे आज भी उनके सीधा नाम लेकर नहीं कहा गया। आज इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि अफगानिस्तान में जो स्थितियां पैदा हुई उसके चलते हुए पाकिस्तान, नहीं तो पाकिस्तान के बारे में सोचना ही बेकार है। पाकिस्तान वो खुद अपनी बर्बादी के लिए तुला हुआ है। ऐसे देश से बात करना हमने 5-6 साल से हमने छोड़ रखा है। पाकिस्तान सुधर नहीं सकती है। पाकिस्तान बिल्कुल बिगड़ा हुआ एक देश है। स्टेट स्पॉन्सरर ऑफ टेररिज्म यदि कोई है वो है पाकिस्तान की हुकूमत, जिसकी कोई अपनी पाकिस्तान प्रधानमंत्री एक कठपुतली की तरह पाकिस्तान के आर्मी के हाथों में नाचने वाली एक व्यक्ति है। उनका कोई अहमियत होता ही नहीं है, पूरे विश्व जानती है और इसलिए उन पर ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, मैं मानता हूं ये एक विश्व नेता प्रधानमंत्री मोदी जी, कई सर्वेज में आपने देखा होगा, अभी हाल में एक सर्वे हुआ था मॉर्निंग कंसल्ट का, पिछले साल भी हुआ था। लगातार जो सर्वे होते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट पॉपुलैरिटी रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग वाली प्रधानमंत्री पूरे विश्व में मोदी जी साबित हुए हैं। क्यों साबित होते हैं उसका परिचय आज मोदी जी ने अपने भाषण से दिया था, जब पूरे विश्व को एक चेतावनी देने की बात कही। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की सरकार जिस प्रकार रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसको मान्यता क्यों नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए कई विषय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया। जिस प्रकार बच्चे, महिलाएं और वहां अल्पसंख्यक किस प्रकार पूरी तरह वो इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं, उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है, विश्व का दायित्व है। ये दायित्व याद दिलाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विश्व नेता के रूप में उनको समझाने की कोशिश किया है। और अमित चीन को लेकर, एक्सपेंशनिज्म को लेकर, उनकी जिस प्रकार की रिग्रेसिव थिंकिंग एंड एक्सट्रीमिज्म, इन सब को लेकर मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व के तरफ से नेतृत्व संभालने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और UN जनरल असेंबली को भी उन्होंने कहा, जिस फोरम से वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ये संस्था को प्रासंगिक रहने के लिए कदम उठाने चाहिए। किन किन विषयों में जी बिल्कुल। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, हमारे सहयोगी सुशांत सिन्हा ने खबर भेजी है कि हर्ष श्रृंगला जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन के हवाले से ये कहा है, वहां पे रिपोर्टर्स के साथ जितने जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद थे उनसे कहा है कि बाइडेन साहब ने कहा है कि समय आ गया है कि भारत को UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दी जानी चाहिए। और अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है भारत की जो एक एडवांसमेंट है, जिस तरह से वो हाई टेबल पर है, और अगर इसकी कॉन्फर्मेशन आती है US प्रेसिडेंट जो बाइडेन से, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। और प्रेसिडेंट जो बाइडेन जिनके साथ प्रधानमंत्री की फेस टू फेस
पहली बार ये मीटिंग हुई है। बहुत अटकलें लगाई जा रही थी कि ये मीटिंग किस तरह होगी। ट्रंप चले गए जिनके साथ प्रधानमंत्री की अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अब बाइडेन सरकार है वहाँ अमेरिका में, और इस बार किस तरह से चलेगा स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक टाई अप भारत और अमेरिका के बीच में। तो ये खबर जो इस वक्त आ रही है ये बड़ी खबर है, और मैं इसकी इंपॉर्टेंस जानने के लिए प्रभु दयाल जी के पास जाना चाहती हूँ। प्रभु दयाल जी, आप फॉरेन डिप्लोमेट रह चुके हैं। इस वक्त ये बड़ा जो डिक्लेरेशन है और प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ये कहना भारत के लिए कितना बड़ा संकेत है कि शायद हम अपनी मंजिल के करीब आ रहे हैं। ये मंजिल तो हमें हासिल ही कर लेनी चाहिए, और ये इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि भारतवर्ष को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर बनाना जाना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। उसने हर तरह से दुनिया की खुशहाली के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे वो कोविड के संक्रमण के टाइम में हो, चाहे वो पीस कीपिंग के संदर्भ में हो। आप देखिए भारतवर्ष का रोल बहुत पॉजिटिव रहा है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए वो दुनिया में बहुत अच्छे जो ख्यालात है वो फैला रहा है। अब मैं एक मिनट टेररिज्म के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं पाकिस्तान में पोस्टेड था फ्रॉम 1981 टू 1985। तब से मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान की सरकार टेररिज्म को एक स्टेट पॉलिसी की तरह से इस्तेमाल करती है। देखिए, दुनिया को ये बात पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट टेररिज्म में इन्वॉल्व है। इसी वजह से पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में रखा है। बहुत कोशिशें हुई कि उसको ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान के थोड़े दोस्त हैं जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं, मसलन टर्की, मलेशिया, इन्होंने रुकावट डाली है। नहीं तो बाकी देश तो एक मत थे कि पाकिस्तान को तो ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि वहां की सरकार का क्लियर इन्वॉल्वमेंट है टेररिज्म में। एक तरफ पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री, और देखिए भारतवर्ष की जो छवि दुनिया में इतनी अच्छी है कि कई देश ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष को एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। कौन रुकावट बना हुआ है? चीन। बिकॉज चीन ये चाहता है कि भारत ऊपर न उभर पाए, किसी ना किसी तरह से वो पूरे एशिया में अपना दबदबा बनाए, और अगर भारत भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर हो गया तो चीन की जो पावर है वो समझता है चीन वो कम हो जाएगी। तो चीन जो रुकावट बना हुआ है, लेकिन बाकी अन्य जो देश हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो इस बात पर राजी हैं कि भारत को मिल जाए वहां एक सीट एज अ परमानेंट मेंबर। तो ये दो कंट्रीज पाकिस्तान और चीन जो है ये दुश्मनी ठाने हुए हैं। हमने हर तरह से इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन ये अपनी जो हरकतें हैं दोस्ती इन्हें समझ कहां आती है। और यही सवाल है कटोच साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या पाकिस्तान को दोस्ती समझ में आती है, वैल्यूज समझ में आती हैं, जिन वैल्यूज की आज प्रधानमंत्री ने यूएनजीए के फोरम से बात बताई है कि हमें आगे बढ़ना है। भारत जो है वो दुनिया के लिए पैंडेमिक के खिलाफ लड़ने के लिए वो असला बना रहा है, यानी कि वैक्सीन बना रहा है जिससे दुनिया निजात पा सके इस कोविड-19 की महामारी से। दूसरी तरफ है पाकिस्तान चीन के साथ दोस्ती करके सिर्फ टेरर एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। ये मैसेज जा रहा है। आपके पास आने से पहले मैं फॉरेन सेक्रेटरी की बात आपको बताना चाहती हूं। अब आपको सुनाते हैं तालिबान को लेकर भारत और पाकिस्तान का रुख, किस तरह पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है और भारत किस तरह तालिबान पर प्रहार कर रहा है। ये बात किसने बताई? There would be no military solution in Afghanistan. I went to the US, I spoke to think tanks, I met at the time Senator Biden, Senator John Kerry, Senator Harry Reid. I tried to explain to them that there would not be any military solution and political settlement was the way to go forward. No one understood then.
And unfortunately, in trying to force a military solution is where US went wrong. And if today, the world needs to know why the Taliban are back in power, all the world has to do is do a deep analysis of why 300,000 well-equipped Afghan army, and remember, Afghans are one of the bravest nations on earth. Why did this 300,000 Afghan army give up without a fight? The moment a deep analysis of this is done, the world would know why the Taliban are back in power, and it's not because of Pakistan. जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। कटोच साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अप्रोच आपने सुना और इमरान खान साहब का भी आपने सुना। आप बताएं कि इस अप्रोच में जो फर्क था वही फर्क है भारत और पाकिस्तान में, और ये आज दुनिया मानती है। हाँ नविका जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच शुरुआत की तो सबसे पहले जो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स भारत ने किया है, जैसे करोड़ों के हिसाब से घर दिए हैं, वैक्सीन किस प्रकार से बनाया है और किस प्रकार से पूरे विश्व में भारत ने मदद की है, और जो आगे दिशा किस जो विजन जो आगे दिखाया है, विजन क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी उन्होंने दर्ज किया कि सोलर एनर्जी या क्लीन एनर्जी भारत किस प्रकार से पूरी दुनिया को बांटने के लिए तैयार है, वैक्सीन किस प्रकार से देने के लिए तैयार है। तो ये ग्लोबल विजन था एक सॉल्यूशन के तौर पर, और ये मैं समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन जब अभी आप टेररिज्म की बात करते हैं तो पाकिस्तान के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, उनके भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके जो जनरल्स रहे हैं, उनकी अगर आप पुस्तकें या अगर आप उनके जो राइटिंग्स पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो बहुत साफ लिखा है कि टेररिज्म इज़ बीइंग यूज्ड एज अ टूल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और उनकी जो मिलिट्री एकेडमीज़ हैं वहाँ पर भी ये सिखाया जाता है। हमने जो 47-48 की लड़ाई में, 65 में, 71 में, सब लड़ाइयों में यही चीज़ देखी है, और इसका लास्ट जो इसका नतीजा देखने को मिला वो कारगिल में मिला। तो ये तो साफ जाहिर है कि स्टेट पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान टेररिज्म इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका नतीजा मैं तो आपको देखिए, भारत के साथ कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सिर्फ देखता हूँ 1971 के बाद आप दो देशों को देखिए, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश। और जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली 1971 में लिबरेशन स्ट्रगल के बाद, तो उनकी इकॉनमी जो थी वो पाकिस्तान की इकॉनमी से तकरीबन 75 या 50% नीचे थी। आज उनकी इकॉनमी देखिए वो कितनी स्ट्रांग हो गई है, और पाकिस्तान की इकॉनमी के मुताबिक बांग्लादेश बहुत आगे चल चुका है। यहाँ तक कि बांग्लादेश जो इतनी मुश्किलों से गुजर चुका है, उसने भी अभी श्रीलंका को लोन दिया है। तो ये स्थिति बांग्लादेश में आ गई है। अभी पाकिस्तान के हालात देखिए, 20 करोड़ पाकिस्तानी हैं,
उनके पास भी मौका था, वो अपना वैक्सीन कम से कम अपने लिए तो वैक्सीन बना सकते थे, लेकिन वहां पर ये जो अपने लिए भी इतना काम नहीं कर सके, ये मैं समझता हूँ जो उनकी इंटरनल पॉलिसीज हैं, ये प्रॉब्लम बेसिकली इंटरनल पॉलिसीज के ऊपर ही है, और मैं कहीं बाहर जाने की देखने की वो बात करता नहीं हूँ। देखिए, पाकिस्तान का जो एक चीज़ है, उनका जो मीडिया है वो अभी तक भी मैं समझता हूँ कि वो यही चीज़ें जो है वो आगे लिखने की शक्ति रखता है। तो पाकिस्तान के मीडिया को तो मैं कभी क्रिटिसाइज उस प्रकार से नहीं करूँगा, वो बहुत मुश्किल स्थिति पे हैं और वहाँ पर उनको काम करना पड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की मिलिट्री है, मैं अभी तक भी हैरान हूँ कि पाकिस्तान की जनता उस मिलिट्री को अपोज नहीं कर रही है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ जिस मुल्क में कटोच साहब प्रधानमंत्री आर्मी से डिक्टेशन लेता है, जिस तरह यूएनजीए में जाने से पहले या बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग से पहले उन्हें आईएसआई और आर्मी से अपनी लिखवानी पड़ती हैं स्पीचें, उस मुल्क में प्रॉब्लम दूसरी है। पत्रकारों की, फ्री प्रेस की प्रॉब्लम दूसरी है, लोगों की प्रॉब्लम दूसरी है। इशू ये है और मुद्दा ये है कि पाकिस्तान और भारत कहीं ना कहीं 1947 के वक्त जब सफ़र शुरू किया, उन्होंने एक नया दौर आया, शुरू किया। मैं बिल्कुल इसे प्राइड से या मैं किसी तरह से किसी और तरह से नहीं, मैं सिर्फ ह्यूमिलिटी से कहना चाहती हूँ, आज वो कहाँ और हम कहाँ, वो क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, वो किस तरह से अपने ही मुल्क के लोगों को किस डगर पर, किस रास्ते पर ले जाते हैं और हम किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। बस फ़र्क पाकिस्तान में और भारत की सोच में इतना है, जिसने हमारी दूरी सिर्फ दिल से ही नहीं पर वैसे भी दूरी यहाँ से यहाँ तक की कर दी है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे कोशिश करनी पड़ेगी वो आगे बढ़े, और वो आगे तभी बढ़ेगा जब उसकी सोच टेरर और टेरर को पॉलिटिकल टूल बनाने से आगे बढ़ेगी। बस इजाज़त लेती हूँ आप सबसे, अपने मेहमानों से, पर आपको सुनवाना चाहती हूँ प्रधानमंत्री का हर वो शब्द जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहा था, दे रहा था, दुनिया में भी, भारत में भी, पड़ोसी मुल्कों में भी। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनजीए के मंच से। I have great pleasure in welcoming His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. I invite him to address the General Assembly. नमस्कार साथियों, His Excellency अब्दुल्ला शाहिद जी, आपको अध्यक्ष पद संभालने की हार्दिक बधाई। आपका अध्यक्ष बनना सभी विकासशील देशों और विशेषकर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए बहुत गौरव की बात है। अध्यक्ष महोदय, गत 1.5 वर्ष से पूरा विश्व 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा है। ऐसी भयंकर महामारी में जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही है।
इस 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। हमारी विविधता हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। एक ऐसा देश जिसमें दर्जनों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अलग अलग रहन सहन खान पान है। ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का बेहतरीन उदाहरण है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर UNGA को संबोधित कर रहा है। सबसे लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर पिछले 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे हेड ऑफ गवर्नमेंट की भूमिका में देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यस, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। अध्यक्ष महोदय, एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है। एकात्म मानव दर्शन यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अर्थात स्व से समष्टि तक विकास और विस्तार की सहयात्रा। एक्सपांशन ऑफ द सेल्फ, moving from individual to the society, the nation and entire humanity। और ये चिंतन अंत्योदय को समर्पित है। अंत्योदय को आज की परिभाषा में where no one is left behind कहा जाता है। इसी भावना के साथ भारत आज इंटीग्रेटेड इक्विटेबल डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ रहा है। विकास सर्वसमावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वव्यापी हो, सर्वपोषक हो, यही हमारी प्राथमिकता है। बीते 7 वर्षों में भारत में 43 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है, जो अब तक इससे वंचित थे। आज 36 करोड़ से अधिक ऐसे लोगों को भी बीमा सुरक्षा कवच मिला है, जो पहले इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देकर भारत ने उन्हें क्वालिटी हेल्थ सर्विस से जोड़ा है। भारत ने 3 करोड़ पक्के घर बनाकर बेघर यानी होमलेस परिवारों को होम ओनर्स बनाया है। अध्यक्ष महोदय, प्रदूषित पानी भारत ही नहीं, पूरे विश्व और खासकर गरीब और विकासशील देशों की बहुत बड़ी समस्या है। भारत में इस चुनौती से निपटने के लिए
हम 17 करोड़ से अधिक घरों तक पाइप से साफ पानी पहुंचाने का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने ये माना है कि किसी भी देश के विकास के लिए वहां के नागरिकों के पास जमीन और घर के प्रॉपर्टी राइट्स यानी ओनरशिप का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनों और घरों के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। आज हम भारत के 6 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन से मैपिंग कराकर करोड़ों लोगों को उनके घर और जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड देने में जुटे हैं। ये डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपर्टी पर विवाद कम करने के साथ ही एक्सेस टू क्रेडिट, बैंक लोन तक लोगों की पहुंच बढ़ा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज विश्व का हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं। हमारे टेक सॉल्यूशंस का स्केल और उनकी कम लागत दोनों अतुलनीय है। हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आज भारत में हर महीने 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। अध्यक्ष महोदय, आज हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है।
लेकिन बदलते हुए विश्व में टेक्नोलॉजी विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। भारतीय मूल के डॉक्टर्स, इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स किसी भी देश में रहें, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य उन्हें मानवता की सेवा में जुटे रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। और ये हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी ने विश्व को यह भी सबक दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब और अधिक डाइवर्सिफाई किया जाए। इसके लिए ग्लोबल वैल्यू चेन्स का विस्तार आवश्यक है। हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी भावना से प्रेरित है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन के लिए भारत विश्व का एक लोकतांत्रिक और भरोसेमंद पार्टनर बन रहा है। और इस अभियान में भारत ने इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बेहतर संतुलन स्थापित किया है। बड़े और विकसित देशों की तुलना में क्लाइमेट एक्शन को लेकर भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्व होगा। आज भारत बहुत तेजी के साथ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड रेशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। साइंस बेस्ड अप्रोच को मजबूत करने के लिए भारत एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। हमारे यहां स्कूलों में हजारों अटल टिंकरिंग लैब्स खोली गई हैं, इंक्यूबेटर्स बने हैं और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। अपनी आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत 75 ऐसे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने वाला है जो भारतीय विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो।
हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। यह आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। मैं नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। शुभो कर्मोपोथे, शुभो कर्मोपोथे, धोरो निर्भयोगान, शोभ दुर्बल सौन्योष होक अवसान। अर्थात अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो। ये संदेश आज के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के लिए जितना प्रासंगिक है उतना ही
हर जिम्मेदार देश के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी।